नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से, जिसको शख्स से शख्सियत बनने में जो जद्दोजहद किया है, वो गांव से लेकर के एक शहर और अगर मैं कहूँ कि प्रांत में भी अपना नाम जो शोहरत की बुलंदियों तक ले गया, ऐसी शख्सियत जो एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व भी किया। और वो ऐसी शख्सियत अगर मैं कहूँ कि पत्रकारिता में भी अगर वो हमारे आसमान में एक चमकीला तारा की तरह है, सितारा की तरह है, उस शख्सियत से मैं आज आपको रूबरू कराता हूं। और मुझे भी बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि मैं उस शख्सियत का, जिसको मैं अपनी पत्रकारिता में गुरु मानता हूं, आज मुझे वो सर्फ हासिल हो रहा है कि मैं उनका जो इंटरव्यू ले रहा हूं। मैं बताना चाहूँगा, उनका नाम है सेवक दास दीवान जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, हमारे लिए बहुत ही आज खुशी और मसरत का दिन है। मैं सीधे ले चलता हूं सेवक दास दीवान जी के पास। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आज हम धन्य हो गए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सादर नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल मेरा जो है आपके लिए है कि इस बात को आपने चरितार्थ किया है कि अगर जिसको ख्यातिमान होना है उसके लिए कोई बैकअप की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े परिवार से ऐसा नहीं है। और मैं ज़रूर सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपके शुरुआती दौर से लेकर के यहाँ तक का जो सफ़र है, बहुत ही सर मुख्तसर सी बातों में आप बताएंगे। देखिए, मैं बसना विधानसभा क्षेत्र का बसना मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी एक गांव है बरौली, जिस गांव से मेरे दादा परदादा और उसके परदादा लोग रहे हैं, और उसी बरौली की माटी में मैं पैदा हुआ हूँ। मेरा निरहुआ भी गढ़ा, बरौली में निरहुआ भी गढ़ा है। और बरौली से एक सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से मैं संघर्ष करके मैं आगे निकलते आया हूँ। और बचपन से मेरा जुड़ाव जो है ना, राजनीति में तो नहीं रहा, सामाजिक में रहा, लेकिन परिस्थितियों को देख करके मैं राजनीति में आया। और वो जिस पार्टी से मैं सदस्यता ग्रहण किया, प्राथमिक सदस्यता ग्रहण किया, आज उसी पार्टी में मैं बना हुआ हूँ। सन 89-90 से मैं शिवसेना में आया। गांव में कुछ लोगों की दादागिरी चलती थी, कुछ धनाढ्य लोगों का जो एक तरफा राज था, उस राज को हमने शिवसेना के माध्यम से ख़त्म किया। और आगे हमने समाज सेवा को मुख्य आधार बनाया। और उस समाज सेवा का काम करते हुए, क्योंकि देखिए, मैं आज एक पेशेवर पत्रकार हूँ। अब पत्रकार होने के साथ साथ पत्रकारिता होता है, जो समाज सेवा भी होता है। तो पत्रकारिता के माध्यम से आज एक संविधान में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो चौथा स्तंभ होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी बनती है और जवाबदारी भी बनती है कि हम जनता का हम सेवा करें, और किस तरीके से हम जन समस्याओं को लेकर और गांव की समस्याओं को लेकर, जनहित को लेकर के हम समाज के सामने हम आईना की तरह रखें। यही मुख्य जो है उद्देश्य पत्रकारिता का होता है। मैं दूसरा सवाल है कि आपने इच्छा जाहिर की है और मुझे यकीन है कि आप शिवसेना के बैनर तले जो है बसना विधानसभा से जो है प्रत्याशी के रूप में आप रहेंगे। तो पहला सवाल इस बात को लेकर राजनीति में मेरा ये है कि आप वर्तमान की कांग्रेस सरकार को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सन 1947 से आज़ादी के बाद में कांग्रेस की सरकार रही है पूरे देश में, और कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी शासन किया है, और अभी भाजपा का शासन अभी केंद्र में है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर कहना चाहें तो आज अगर राजनीति को हम देखा जाए पूरे भारत में, जिसे हम अखंड हिंदुस्तान कहते हैं, तो अखंड हिंदुस्तान सिर्फ जो है ना एक नारे तक सीमित रह गया है। और उस नारे को कहीं ना कहीं हम चरितार्थ कर नहीं पाए हैं। तो मेरा मानना ये है कि प्रदेश में अगर अभी कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की जो योजनाएं थी, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र लागू किया था, उस घोषणा पत्र में पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। आज छत्तीसगढ़ में वर्तमान मुख्यमंत्री का जो नारा रहा है, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, घुरवा और बारी, तो ये तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। और जनता के बीच में जो है वो लोग आ रहे हैं, तो उस जो नारा है उनका,
तो उसको अब उनके पास में मुद्दा अब रह नहीं गया है। लेकिन अब चूँकि पार्टी है, हम किसी के बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहते, क्योंकि हम एक आम जनता और आम जो परिवार से, एक साधारण परिवार से हम बिलोंग करते हैं। और निश्चित तौर पे जनता का आशीर्वाद रहेगा तो शिवसेना ने हमें प्रत्याशी बनाया है और हम बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पे हम चलते हैं और उनके सिद्धांतों की पार्टी है और उस पार्टी का झंडा हम बुलंद करने के लिए हम बसना विधानसभा से हम मैदान में उतर रहे हैं। मेरा अगला सवाल ये है सर कि लोगों का मानना है या विपक्षी जो सबसे बड़ी पार्टी भाजपा सीधे आक्षेप लगाती है इस सरकार पर, ये सरकार जो है दारू चलाने वाली सरकार है, ये सरकार जो है जितने भी अधिकारी हैं उनका मनोबल बढ़ा कर रखी है क्योंकि वो वहाँ से उनसे उगाही करती है। आप कहाँ तक सहमत हैं सर इस बात से? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। उनकी एक समझौता होता है कि एक बार सरकार आप बैठोगे, सरकार में एक बार हम बैठेंगे। आज आपको बता दूं, आज महासमुंद जिला के अंतर्गत तुमगांव के पास में कंवाझर है, जहां पे आज कम से कम 600 दिन हो चुके हैं लगभग। वहां पे किसान लोग धरना दे रहे हैं। वहां के एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो हजारों एकड़ ज़मीन को वो अधिग्रहित कर लिया है, खरीद लिया है और आज उसमें लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी, बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आज अगर वहाँ पे इंडस्ट्री लग जाता है तो किसानों का कई हजार एकड़ ज़मीन जो है बंजर हो जाएगा, तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? जी, मैं अगला सवाल आपसे करता हूं सर कि कहा जाता है और है भी कि ये जो सरकार जो है किसान हितैषी सरकार है, तो आप अगर आपकी पार्टी आती है, आप विधायक बनते हैं, तो आपने क्या सोचा है कि बाकी और लोग भी तो यहाँ रहते हैं, जैसा कि कोई इंडस्ट्रियल में काम करता है या कोई मजदूर वर्ग है या व्यापारी वर्ग के लिए इन्होंने इस बात को इस पर ध्यान ही नहीं दिया, अछूता रखा है। आप क्या कहेंगे सर? शिवसेना ने एक वचननामा जारी किया है प्रदेश में। आज पूरे प्रदेश में शिवसेना जो है 70 सीटों में अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही है, जिसमें पहली सूची में 20 सीटों का जारी हो चुका है, उसमें बसना विधानसभा भी शामिल है। और वचननामा पार्टी ने जो जारी किया है उसमें छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को 5,000 रुपया जो है मानदेय राशि दी जाएगी। और जैसे ही सरकार शिवसेना की आती है, हम छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को रोजगार देंगे और निश्चित तौर पे औद्योगिक जितने भी प्लांट लगे हैं उसमें 70% बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। ये हमारा पार्टी का वचननामा है। सर, आप एक पत्रकार संगठन से आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आप उसके कर्ता धर्ता भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि वर्तमान परिवेश में पत्रकारों की जो दशा दुर्दशा है, ख़ास करके अगर वो विभाग लिखता है तो उसके पीछे ये डर रहता है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर FIR हो जाए। इस पर आपकी पार्टी और आपकी सरकार जो अगर बनती है या आप विधायक बनते हैं तो आप क्या पहल करेंगे सर इस पर? क्या होता है कि पार्टी जो होती है, पार्टी के नीति और सिद्धांत भी होते हैं। अगर कोई भी पार्टी हो, अगर अपने सिद्धांत से भटक जाती है तो उसमें जनता को समझ में आता है, क्योंकि जनता जो है ना, कहा जाता है कि जनता जनार्दन होता है, जनता भली भांति समझती है। और शिवसेना, मेरा मानना यह है कि जहाँ तक कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, बाला साहब ने नींव रखी है। आज पूरे हिंदुस्तान के ही पूरे विश्व में बाला साहब को जानते हैं और उनके नीति और सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है, तो हम उसके नीति और सिद्धांतों पे चल रहे हैं और शिवसेना जो कहती है वो करके दिखाती है। नहीं, मैं पत्रकारों के ऊपर से बात किया सर। आपको क्या दशा और दुर्दशा है उस पर पत्रकारों की जो यहाँ पे स्थिति है, चूँकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, मुझे मालूम है कि एक ऐसा वक्त आया था जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आफ्ताब आलम साहब जब रायपुर के पहुना अतिथि गृह में आए थे, तो मैं स्वयं ही एक पत्रकार होने के नाते एक मसौदा तैयार करके दिया था कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू की जाए। लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून के नाम से सिर्फ अभी की वर्तमान सरकार ने सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया। विशेष करके आज पत्रकारिता के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे पत्रकार हैं और पत्रकारों के साथ साथ हमारे भाई जो हैं हाकर भी हैं, जिनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज कई जगह तो ऐसा होता है कि पत्रकारों को ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ता है, उनके खिलाफ में फर्जी FIR किए जाते हैं। तो इसके लिए पत्रकारों को भी मैं
आपके माध्यम से इनको बताना चाहूँगा कि पत्रकारों को एकजुटता आनी चाहिए, पत्रकार एक हों। जब एकजुटता आएगी जो निश्चित तौर पे किसी की भी सरकार आएगी, पत्रकारों के हित में काम उसको करना पड़ेगा। जी, अब थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं सर, कि आपकी प्राथमिक शिक्षा कैसी रही सर? मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है, मैं गांव से ही पढ़ाई लिखाई किया हूँ। ग्राम बरौली? ग्राम बरौली में मैं जहाँ से मेरी पैदाइशी हुई, जहाँ से मेरा निर्वाह गढ़ा है, वहाँ से प्राथमिक शिक्षा है। मैं माध्यमिक शिक्षा वहीं से किया। उसके बाद मैं हायर सेकेंडरी किया। मैं जो है स्कूल में जो गया वो लगा हुआ गांव है गढ़फुलझर, जो इस क्षेत्र को फुलझर राज के नाम से जाना जाता है। उस गढ़फुलझर में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके आगे के बाद में मेरी बाकी शिक्षा दीक्षा जो है महासमुंद से मेरी प्राप्त हुई है। ये वही स्कूल है सर जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि बहुत पुराना उसका ऐतिहासिक स्कूल है, यहाँ उड़िया की मतलब पढ़ाया जाता था, ये आप शायद उसी स्कूल में पढ़े हैं? जी, मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के पूर्व 1896 की जो बरौली का स्कूल है, जिसकी स्थापना हुई थी, और मात्र 4वीं कक्षा तक वहाँ पर पढ़ाया जाता था। और मेरी जानकारी के अनुसार 7वीं कक्षा यही थी वही बसना में था। और हायर सेकेंडरी स्कूल जगदीशपुर में था। जी जी। तो 1896 में जब ये उड़ीसा प्रांत में आता था, चूँकि संबलपुर जिला हुआ करता था जी, तो उस वक्त उड़िया लिपि में पढ़ाया जाता था बरौली में। उसी स्कूल से मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है। एक बात और सर आपसे करना चाहता हूँ कि आपके बारे में सब जानते हैं कि आप बहुत बेबाक कहते हैं, बोलते हैं, वाकपटुता आपके पास है, और अभी आप जो है विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अक्सर हमने देखा है सर कि आपकी जो बात करने की शैली है और वाकपटुता में कई ऐसे लोग हैं जो आपसे अक्सर नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि सत्य बोलने वालों को तकलीफ होती है। क्या है कि सच जो बोलने वाला होता है, जो बेबाकी से बोलता है जी, और मैं एक चीज़ हमेशा बोलते आया हूँ और अभी भी आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि न है किसी डर से, न है किसी खौफ से जी, न है किसी के डर से, न है किसी के खौफ से, बेबाकी से लिखता हूँ बड़े शौक से। क्या बात है सर, बहुत। तो आपको ये विधानसभा की टिकट जो अगर मैं कहूँ दी जा रही है, जो प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह परिहार जो हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपके उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अभी रूबरू आपसे बात हुई उनसे? सन 1989-90 से जब से मैं शिवसेना में आया हूँ और मैं लगातार काम किया, और मैं लगातार 12 साल तक मैं महासमुंद जिले का अध्यक्ष भी रहा। आज भी मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, और चूँकि पार्टी के समर्पित मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ। रही बात हमारे सम्माननीय धनंजय सिंह परिहार जी, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, और हमेशा से उनका जो है सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा है। और आज भी अगर शिवसेना का प्रत्याशी मुझे बनाया गया है तो उसमें हमारे सम्माननीय बड़े भैया धनंजय सिंह परिहार का ही आशीर्वाद है और श्रेय है। मेरा एक सवाल है सर, बहुत ही अगर कहूँगा तो हो सकता है आपको तकलीफ हो, कि शिवसेना ने जो पूर्व में जो छवि बनाई कि लोगों का, शिवसेना नाम लेते ही लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ये आतताई या गुंडा प्रवृत्ति या इस तरह की जो पहले जो छवि थी, वो आज वर्तमान में क्या है, और लोगों के मन मस्तिष्क में क्यों ऐसा बैठा हुआ है सर? देखिए, क्या होता है कि आम जनता में या आम लोगों में जो भावनाएं घर करके बैठती है, उसको तो हम हटा ही नहीं जा सकता। क्योंकि आज शिवसेना को लोग कहते हैं या जनता कहती है कि गुंडा पार्टी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं, और मैं आपको क्या गुंडा लग रहा हूं क्या? जी जी। क्योंकि मैं शिवसेना का 12 साल का जिलाध्यक्ष रहा हूं, आज तक मेरे खिलाफ में कोई ऐसे गुंडागर्दी का कोई FIR हुआ ही नहीं, ना किसी को मैंने गाली गलौज भी नहीं किया। कि लोगों को लगता है कि शिवसेना गुंडा पार्टी है। शिवसेना क्या है, थोड़ा बेबाक बोलती है, तो बेबाक बोलने वाले लोगों को क्या है, कई लोग पसंद नहीं करते जी। लेकिन सच को अगर बेबाकी से बोला जाए जी जी, तो अगर लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा तो मानना ये है कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल सर। मेरा अगला सवाल ये है सर कि मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ कि आपका जो शुरुआती दौर था बहुत ही आपने संघर्ष किया है, और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे टेलर भी हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। आपने मुझे कभी बताया था कि कहीं ये कपड़ा आपने तो खुद तो नहीं सिला है। तो मैं जानना चाहूँगा कि उन दिनों की बात कि आप जब संघर्ष करते थे, एक साइकिल, फिर एक छोटी सी मोटरसाइकिल, फिर ऐसा जो संघर्ष था,
थोड़ा लौटते हैं सर हम आपके उस जीवन पे। क्या है, देखिए, मेरे मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं कुछ भी ऐसा काम करके दिखाऊं जो आम जनता के बीच में आऊं या किसी भी क्षेत्र में काम करूं तो मुझे सफलता अर्जित हो। और जहां तक कि मेरा मानना है कि मेरी डायरी में संभव नाम का चीज़ नहीं है। मैं जिस चीज़ को ठाना है, जिस चीज़ को किया है, उसको मैंने पाया है जी। मैं पत्रकारिता क्षेत्र में भी काम किया तो एक अच्छा स्थिति को मैंने हासिल किया है और मैं बेबाकी तरीके से लिखता हूँ। चूँकि आप मुझे बोले कि आप टेलर का काम करते थे, जी हाँ, मैं एक आर्थिक उपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कुछ भी काम करना पड़ता है और पेशे से टेलर का काम भी मैं किया हूँ। और टेलर का काम किया तो मेरा एक टेलरिंग का शॉप भी था और अच्छा कपड़ा भी सिलाई करता था, जिनका मैं तो गांव में रहते हुए भी मेरा बसना से कपड़ा जाता था, जिनको मैं सिलाई करके देता था जी। आपके बारे में मैं एक अंतरंग चीज़ ये भी जानता हूँ जो लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप विधानसभा के टिकट में, विधानसभा के चुनाव में खड़े होने वाले हैं और मुझे पता है कि आपके बीजेपी का वर्तमान प्रत्याशी संपत अग्रवाल से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आपने उनके साथ काम भी किया है, तो कहीं ये ताल्लुकात आड़े तो नहीं आएगा? क्या होता है कि व्यक्तिगत संबंध अलग होता है और पार्टी अलग होती है। सन 1993 में आदरणीय संपत भैया को शिवसेना से टिकट मिला था और जब उनको टिकट मिला था तो उसका चुनाव का प्रभारी मैं रहा हूँ। और 1993 के बाद से जब वो चुनाव हार चुके थे, उसके बाद में 1998 में शिवसेना ने मुझे प्रत्याशी बनाया था। मैं भी शिवसेना के मैदान में था और उस समय चुनाव का हार का सामना मुझे भी करना पड़ा, क्योंकि पार्टी का नीति और सिद्धांत में लड़ना होता है। तो उसके बाद से मेरी जानकारी में 1993 से लेकर के लगातार शिवसेना का प्रत्याशी बसना विधानसभा से उतरा है और आज 2023 में भी शिवसेना का प्रत्याशी जो है मैदान में उतारने के लिए जो है पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित तौर पे पार्टी के नीति और सिद्धांत में चल के हम पार्टी को आगे ले जाएंगे। सर, आप कबीर जी के अनुयायी हैं, आप अपने समाज में कई पदों पर रहे हैं, वर्तमान में भी आप हैं, तो आज जिस पद के लिए आप जो है चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आपके समाज का क्या रोल रहेगा सर इसमें? आप क्या सोचते हैं? देखिए, क्या होता है कि समाज जो है, चाहे किसी भी समाज हो, सभी समाज के लोग जो है अलग अलग पार्टियों से बंधे रहते हैं। क्योंकि समाज का मैं 5 साल जो है ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, मानिकपुरी बनका समाज का वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूँ और प्रदेश स्तर में भी मैं मीडिया प्रभारी भी हूँ। और समाज का जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं शिवसेना के पार्टी से आ रहा हूँ मैदान में, तो समाज का सहयोग और आशीर्वाद मुझे निश्चित तौर पे मिलेगा, ये मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। एक सवाल मेरा सर कि आप विधानसभा चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे सर जो किसान नहीं है या वर्तमान सरकार ने उनको नज़रअंदाज किया है, जो उन तक जो है किस सरकार की कोई योजना अभी तक पहुंची नहीं है, वो लोग, व्यापारी लोग, ये ऐसे लोग जिनको सरकार जो है वहाँ तक जो है अपनी कोई योजना नहीं पहुंचाती है, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे सर? मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि शिवसेना ने वचननामा जारी किया है। उस वचननामा में मजदूर भाइयों से लेकर, किसानों से लेकर, व्यापारी वर्ग से लेकर सभी वर्गों का विकास करने के लिए पार्टी ने वचननामा तैयार किया है। और महिलाओं, विशेष करके महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए हम महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिले, ऐसा प्रावधान जो है शिवसेना पार्टी के द्वारा किया गया है। और रही बात क्या है कि नगरीय निकाय में शिवसेना की सरकार बनती है तो नगरीय निकाय में टैक्स को हम 50% करेंगे, ऐसा पार्टी का मानना है और वो वचननामा में उन्होंने दिया है। मैंने एक सरसरी तौर पर देखा था कि आपके वचननामा में शायद किसानों के लिए 3500 रुपये कुछ ऐसा कुछ है, तो मैं आगे इसी तारतम्य में आगे पूछना चाहता हूँ, तो अगर आपने ऐसा उसमें लिखा है तो आप भी फिर उसी ढर्रे पर चल पड़े? देखिए, क्या होता है कि आज छत्तीसगढ़ है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है और किसान जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता हैं। अगर किसान धन का उपार्जन नहीं करेंगे, धान का उपार्जन नहीं करेंगे तो छत्तीसगढ़ में गरीबी आ जाएगी। देखिए, खाली व्यापार करना अलग होता है और आर्थिक उपार्जन और धान का जो उपार्जन होता है उसको सिर्फ और सिर्फ किसान करता है। तो किसानों को अगर भरपूर मात्रा में उनके उपज का पैसा नहीं मिलेगा
तो किसान क्या करेंगे। तो इसलिए शिवसेना ने अपने वचननामा में जारी किया है कि प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य 3500 रुपया जी शिवसेना की सरकार बनने पर देगी। जी। अगला सवाल ये है सर कि आपका मकसद जो है किसी की लाइन छोटी करना है या आपकी लाइन बड़ी करनी है? देखिए, कभी भी मेरा ये सिद्धांत नहीं रहा है, ना रहेगा। मैं किसी को काटने में अपना समय बर्बाद नहीं करता, मैं हमेशा से अपनी लाइन को बड़ी करता हूँ। जी। दूसरी बात यह है सर, अब हट करके मैं आपके उसमें आता हूँ, आप इतना बिजी रहते हैं सुबह से शाम तक, तो सर आप अपने परिवार को समय कैसे देते हैं? देखिए, भगवान ने सबको ऐसा बनाया है कि परिवार के लिए भी बनाया है, अपने यार दोस्तों के लिए बनाया है, समाज के लिए बनाया है। तो एक दिनचर्या जो रहती है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य ये होता है कि समाज सेवा से जो समय बचता है उसमें हम परिवार को भी देते हैं। और मेन चीज़ परिवार को देखना इसलिए है कि परिवार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम परिवार से जुड़े हुए हैं। आज मैं किसी परिवार का मुखिया हूँ तो मेरी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि परिवार के हर सुख दुख में मैं अपनी सहभागिता निभाऊं और उन्होंने जो जिम्मेदारी दी रखी है और एक मुझे जिम्मेदारी मिली है कि मुखिया होने के नाते उसको निभाना मेरा फर्ज भी है और मेरा दायित्व भी है। अंतिम सवाल सर, लास्ट सवाल है आपसे कि आप मैदान में उतरे हैं नवयुवकों के लिए सर, चंद शब्दों में सर, नवयुवकों के लिए। नवयुवकों के लिए देखिए क्या है कि आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नौजवान युवा साथी बेरोजगार हैं। जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी, शिवसेना की सरकार बनेगी तो उनको 5,000 रुपया मानदेय राशि के तौर पर उन्हें दिया जाएगा। और यहाँ तक कि और भी आपको बता दूँ कि बुजुर्ग हैं और चाहे महिला हो पुरुष हो और विधवा महिलाएं हैं, उनको भी 5,000 रुपये की पेंशन राशि जो है शिवसेना सरकार देगी। आपका आधार स्तंभ जो है पत्रकारिता है, आप मानते हैं इस बात को। दूसरी बात है सर, चलते चलते ये चाहूँगा कि पत्रकार हित में सर 2 शब्द हो जाए सर। पत्रकार हित में शिवसेना की सरकार आती है तो पत्रकार सुरक्षा कानून को पूर्ण रूप में लागू किया जाएगा। और चूँकि आपको बता दूं कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जिस शिवसेना पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख रहे, वो पेशे से वो खुद पत्रकार थे। उनका आपको मालूम है कि मराठी सामना और दैनिक हिंदी सामना भी आज भी प्रकाशन होता है। तो पेशे से जितने भी पत्रकार रहे हैं वो राजनीति में एक अच्छे मुकाम को हासिल किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के अविभाजित मध्य प्रदेश के जो बहुत बड़े शख्सियत रहे, नेता रहे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, वो भी महाकौशल के संपादक रहे हैं। तो पत्रकारिता से ही राजनीति की शुरुआत हुई है। क्योंकि पेशे से मैं पत्रकार जरूर हूँ, लेकिन शिवसेना की राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे स्टूडियो में आप आए और हमने आपसे कोई ऐसी बात की हो तो जो आपको तकलीफ होती हो तो हम क्षमा के प्रार्थी हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा कि आप बहुत बहुत आपने आपके चैनल, आपके स्टूडियो में मुझे स्थान दिया और इसको बखूबी जो आपने सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, सादर धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय शिवसेना। जय शिवसेना। थैंक यू सर, थैंक यू।